हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम रोहित है और आज हम लोग बिम्स्टेक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी अभी सार्क समिट जो कैंसिल हो गया है, जो इस्लामाबाद में होने वाला था, उसके बाद बिम्स्टेक बहुत चर्चा में है कि इंडिया जो है बिम्स्टेक को एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सार्क कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, तो इसलिए आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिम्स्टेक एक ऐसे देशों का समूह है जो कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल के खाड़ी के चारों तरफ बसे हुए हैं। इसका गठन कैसे हुआ, इसको जानने के लिए पहले हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे। 1962 इंडो चाइना भारत चीन का युद्ध में, उसके बाद चीन जो है पाकिस्तान का बहुत निकटतर हो गया आर्थिक और मिलिट्री दोनों क्षेत्रों में। और चीन तब बहुत ही विकासशील राष्ट्र था और वो बहुत सारे एशियन देशों के साथ अपना आर्थिक संबंध बनाए हुए था। तब भारत में लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज का दौर था और आर्थिक जो स्वाधीनता इतनी नहीं दी जाती थी। तब 1990s में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तब के प्रधानमंत्री CPV नरसिम्हा राव, जो कि 91 से लेकर 96 तक प्रधानमंत्री रहे, वो लुक ईस्ट पॉलिसी नामक एक पॉलिसी लाए जो कि साउथ ईस्ट एशिया और एशियन नेशंस के साथ आर्थिक संबंध बनाने के जो संभावनाएं थी उसी के ऊपर बनाई हुई थी। 92 में लुक ईस्ट पॉलिसी बना और इसके बैकग्राउंड में 1985 में सार्क का गठन हो चुका था, जो कि साउथ एशियन नेशंस का एक समूह था। तो भारत को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था कि साउथ एशियन नेशंस का एक ग्रुप बना, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत बिम्स्टेक का भी बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं नज़र आने लगा था। फिर जून 97 में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो कि तब के प्रधानमंत्री श्री IK गुजराल के प्रतिनिधित्व में हुआ और 4 देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रमुखों को मिला के हुआ। तब ये ग्रुप का नाम था BISTEC, बिस्टेक। और म्यांमार को 22 दिसंबर 97 में ही मेंबरशिप दी गई और ये ग्रुप का नाम बन गया BIMST-EC और बिम्स्टेक। नेपाल को सन 1998 दिसंबर में ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया गया। फिर बाद में 2004 में नेपाल और भूटान दोनों को ही फुल टाइम मेंबरशिप दे दी गई। तब ये ग्रुप का नाम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक ग्रुप से बदलकर बिम्स्टेक रख दिया गया, जो कि है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये हुआ जुलाई 2004 में। और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका, बांग्लादेश में। हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के जो हैं मेंबर्स होते हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऑब्जर्वर जो है उनका काम क्या होता है। बेसिकली ऑब्जर्वर 2 तरह के होते हैं। पहला टाइप है जो देश एक ग्रुप जो बन गया उसमें अगर मेंबरशिप लेने के लिए इच्छुक हैं, उनकी इच्छा है, तो उनको पहले ऑब्जर्वर में डाल देते हैं। ठीक है, उनको पहले ये समझना पड़ता है कि उनको क्या स्टेक्स, उनको क्या देना पड़ेगा या फिर उनके लिए क्या प्रावधान सब है ग्रुप में, तो उसी के लिए पहले उनको ऑब्जर्वर रखते हैं। दूसरा टाइप का ऑब्जर्वर ये है कि आप सोचिए कि अगर कोई देश और कुछ गतिविधि हो रहा है दूसरे देश में और वो देश का बहुत ही लाभ या हानि उससे जुड़ा हुआ है, तो वो देश जो है ऑब्जर्वर बन जाएगा वो दूसरे देश के लिए जहाँ पे ये घटना या फिर कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं। तो ऑब्जर्वर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ये चीज़ आप मैप में देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जो देश हैं पूरा उसको एनसर्कल करे हुए उन्हीं देशों को लेके बिम्स्टेक बना हुआ है। जो देश येलो में मार्क्ड हैं वो लोग फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। जो देश ग्रीन में मार्क्ड हैं जैसे कि म्यांमार, भूटान और नेपाल, ये लोग बाद में ग्रुप का हिस्सा बने हैं, इसलिए मैंने इनको 2 अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी देशों का या फिर ऐसे ग्रुप्स का नाम याद रखना है, ऐसे कुछ करना है, हमेशा बेहतर रहता है मैप्स से देखने के लिए, इसलिए मैं मैप्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ। बिम्स्टेक का मूल उद्देश्य ये है कि जो ग्रुप मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग बनाए रखना है। तो इसी के लिए 6 प्राथमिक सेक्टरों का चुनाव किया गया, जो कि हुआ सेकंड मिनिस्टरियल मीट ढाका 1998 में।
तो 6 सेक्टर कुछ ऐसे थे: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यानी व्यापार और निवेश, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी परिवहन और संचार, एनर्जी यानी ऊर्जा, टूरिज्म यानी पर्यटन, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, और फिशरीज मतलब मत्स्य पालन। इन 6 सेक्टरों में भारत ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और टूरिज्म यानी परिवहन और पर्यटन, ये दोनों सेक्टरों में अगुवाई करनी थी। फिर 8th मिनिस्टेरियल मीट ढाका 2005 में और 8 प्राथमिक सेक्टरों को चुना गया, जिनमें थे एग्रीकल्चर यानी कृषि, लोक स्वास्थ्य, गरीबी हटाना यानी पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम यानी काउंटर आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर यानी पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कल्चर यानी संस्कृति, लोगों एवं लोगों से संपर्क यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। और इन्हीं 8 सेक्टरों में से भारत ने काउंटर आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये 2 क्षेत्रों में अगुवाई करनी थी। तो ऐसे करके 14 प्राथमिक सेक्टरों का चुनाव किया गया। बिम्स्टेक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेशन है, यानी ऐसे सेक्टरों को डिफाइन कर दिया जाता है और सभी मेंबर कंट्रीज़ को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं कि आप ये सेक्टरों में अगुवाई करें। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी एफर्ट्स रहता है कंट्रीज़ के द्वारा, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते और सभी कंट्रीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है, इसीलिए रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पहले ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि बिम्स्टेक रीजन क्यों भारत और विश्व दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है। पहला रीज़न तो ये है कि ये घर लगभग 1.5 बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं और ये लगभग 22% है ग्लोबल पॉपुलेशन का, और इस क्षेत्र में से ही लगभग 2.7 ट्रिलियन US डॉलर का GDP जो है वो उत्पाद होता है। और पिछले 5 सालों में बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़ ने वो एवरेज 6.5% का जो आर्थिक विकास का दर है वो मेंटेन किया हुआ है, इसके बावजूद कि विश्व आर्थिक मंदी जो सर पे था। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये विश्व आर्थिक मंदी से भी इतना प्रभावित नहीं हुआ और यहाँ पे इतने लोग ठहरते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाजार का जो है संभावनाएं हैं। तो इसीलिए ये विश्व और भारत दोनों के लिए इतने महत्व रखते हैं। बिम्स्टेक का गठन 2 मूल सिद्धांतों को ध्यान में रख के किया गया है, जैसे कि संपूर्ण संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक लाभ। जितने भी नीतियां हैं सब इन्हीं उसूलों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि जितने भी हमारे प्रयास हैं बिम्स्टेक के द्वारा, वो सब एक अतिरिक्त प्रयास होने चाहिए, ना कि एक विकल्प के तौर पर। इसका मतलब कि सपोज इंडिया और थाईलैंड के बीच एक टाई अप है, बायलैटरल टाई अप है, और इंडिया और थाईलैंड दोनों बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। तो अगर इंडिया थाईलैंड बायलैटरल टाई अप में कुछ डिसीजंस या फिर कुछ पॉलिसी ऐसे बनाई जाती हैं और वही चीज़ एज अ कोर सेक्टर बिम्स्टेक में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिम्स्टेक का जो एफर्ट है वो बायलैटरल जो टाई है उसी का एफर्ट में भी जोड़ दिया जाए, नहीं। बिम्स्टेक का जो एफर्ट होगा वो अलग होगा, बायलैटरल टाई का अलग होगा। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं उन मूल उद्देश्यों की जिसकी वजह से बिम्स्टेक का गठन किया गया है। सबसे पहले आता है क्षेत्र विशेष परियोजनाओं को पहचानना एवं उन्हें लागू करना, समानता और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना, सक्रिय सहयोग और आपसी सहायता करना, परीक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करना, विकास कार्यक्रमों में एक दूसरे का सहयोग करना, अन्य मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध बनाए रखना एवं परियोजनाओं से अधिकतम उत्पादकता हासिल करना। तो यही थे वो मूल उद्देश्य जिसकी वजह से आज इतने सारे राष्ट्र एकजुट हुए हैं बिम्स्टेक के अंडर।
अभी बात करते हैं कि वो क्या मैकेनिज्म, क्या तंत्र है जिससे कि बिम्स्टेक काम करता है। सबसे पहले आता है पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, यानी नीति निर्धारण करने वाली बॉडीज। इसके अंडर फिर दो चीज आते हैं। पहला है बिम्स्टेक समिट। बिम्स्टेक समिट करने का जो डिसीजन है वो लिया गया था 2004 थाईलैंड वाले मिनिस्टेरियल मीटिंग में, और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि बिम्स्टेक समिट हर 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही बिम्स्टेक समिट हो पाई हैं। जो आखिरी वाला बिम्स्टेक समिट हुआ था वो हुआ था नेपिटो, जो कि म्यांमार की राजधानी है, वहां पे सन 2014 में। ये बिम्स्टेक समिट को नीति निर्धारण करने वाली सबसे सर्वोच्च स्तर माना जाता है बिम्स्टेक के अंडर। इसमें सारे जो भागीदारी देश हैं उनके सारे प्रमुख योगदान करते हैं। द्वितीय में आता है मिनिस्टेरियल मीटिंग या फिर मंत्रिमंडलीय बैठक। मंत्रिमंडलीय बैठक 2 तरह के होते हैं। पहली तरह है विदेश व्यापार मंत्रियों का बैठक, जो कि बिम्स्टेक के अंडर द्वितीय सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाली स्तर माना जाता है। इसमें जो भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके विदेश मंत्री इसमें योगदान करते हैं। और दूसरा कैटेगरी है व्यापारिक एवं आर्थिक मंत्रियों का बैठक। इसमें जितने भी आर्थिक कॉमर्स मिनिस्टर हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, वो लोग योगदान करते हैं इसमें। तंत्र में दूसरा पहलू है ऑपरेशनल बॉडीज, यानी परिचालन करने वाली बॉडीज। इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला है सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। इसमें सभी मेंबर कंट्रीज के जो विदेश सचिव हैं या फिर उन्हीं के स्तर के जो अफसर हैं उन्हीं की मीटिंग होता है। इसमें वाणिज्य एवं आर्थिक मंत्रालयों के भी अफसर इंडक्ट किए जाते हैं। ये जो स्पेशल ऑफिशियल्स मीटिंग है, ये ही सबसे वो मेन ऑर्गन है जो कि सारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है बिम्स्टेक के अंडर उनकी मॉनिटरिंग करता है और डायरेक्टली मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इनकी रिपोर्टिंग करता है। ऑपरेशनल बॉडीज में द्वितीय में आते हैं STEOM या फिर सीनियर ट्रेड इकोनॉमिक ऑफिसर्स मीटिंग। ओके, तो इसके अंडर क्या होता है कि सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो भी ट्रेड एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, तो इन्हीं के लेवल का मीटिंग होता है। और ये मीटिंग में भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डेलीगेट्स मौजूद रहता है, ताकि वो समन्वय रक्षा की जा सके कि दोनों मीटिंग्स में क्या चल रहा है। तो ये STOM में भी ये लोग जो मीटिंग करते हैं ये भी डायरेक्टली जाके रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में। थर्ड में आता है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय रक्षा करना। तो ये बिम्स्टेक में इतना जो कार्यक्रम, इतना जो तंत्र चल रहा है, इसको कोऑर्डिनेट करता है BWG, यानी बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप। बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन भी बिम्स्टेक का जो चेयर कंट्री है उसके साथ बदलते रहता है, और यही वो ऑफिस है BWG का, जो कि टोटल जो वर्किंग है बिम्स्टेक का उसमें समन्वय रक्षा करता है, यानी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। अभी तक हमने जितना भी बात किया बिम्स्टेक को लेके, अभी जानते हैं कि वो इंडिया के लिए कितना रिलेवेंट है, यानी इंडिया का बिम्स्टेक से कितना फायदा हो सकता है। पहला आता है कि बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट फ्रेमवर्क या फिर BFTA। पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग सुनते हैं आज, मतलब मोदी जी, हम सुनते हैं कि कई देश जाते हैं और वहां पे FTA साइन करके आते हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या है? देखिए, अगर कोई 2 देश या फिर कुछ देशों के समूह अगर आपस में वो FTA साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश ऐसे प्रावधान करेंगे जैसे कि सामान और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का आवाजाही में थोड़ा बेहतर इजी हो, ताकि वो जो 2 देश या फिर जो देशों के समूह उन सबको लाभ हो। एक देश से जाए और दूसरे देश में पहुंचे, और दूसरे देश से आए और इस देश में पहुंचे। तो इस तरह हमारा ट्रेड की भी वृद्धि होगी, वाणिज्य की वृद्धि होगी और दोनों देशों का लाभ होगा। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से लेकर 2020 तक का, उसमें एक महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया गया है कि 900 बिलियन का
जो ट्रेड टारगेट सेट किया गया है। तो अगर बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो ये जो 900 बिलियन का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सहायता होगा। सेकंड आता है कि देशों इंडियाज पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस विद बिम्स्टेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कि देशों में बिम्स्टेक समूह के साथ भारत के व्यापार संतुलन जो है वो पॉजिटिव साइड में है, यानी हम जितना बाहर भेजते हैं मतलब एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम हम इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम जो है ट्रेड बैलेंस जो है पॉजिटिव में रहता है। थर्ड में आते हैं कि स्ट्रेटेजिक सैलियंस यानी सामरिक महत्व। सामरिक महत्व कैसे समझते हैं? देखिए, बिम्स्टेक का जो हम मैप देखे थे पहले, उसमें क्या भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो अगर म्यांमार और भारत ये बिम्स्टेक के अंडर मेंबर हैं तो इससे क्या फायदा है कि म्यांमार और भारत, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है उस वहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे चलता है कि रिबेल्स होता है वहाँ पे, तो उस एंगल से वो दोनों देश वो जो पॉइंट है वहाँ पे समन्वय रक्षा कर सकते हैं भारत और म्यांमार का बॉर्डर में। इधर भारत और नेपाल ये दोनों भी बिम्स्टेक के अंडर में मेंबर हैं। तो इससे क्या होगा कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, जो भारत, सिक्किम, भूटान और नेपाल, ये जो चारों चीज़ है वो आप याद कीजिए, वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो ये बिम्स्टेक के अंडर में ये सारे कंट्रीज एक छतरी के अंदर रहने का ये भी फायदा है कि ये जितने सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं इस पे इंडिया का कंट्रोल रहेगा। और बिकॉज इंडिया जो है बिम्स्टेक के अंडर एक बड़ा मेंबर है तो ये बड़े भाई का रोल भी अदा करता है, यानी जब भी कोई आपदा गिरती है या फिर कोई संकट आता है तो ये ग्रुप के अंडर भारत ही जो है वो अगुवाई करता है सब कार्रवाई का। अभी डिस्कस करते हैं बूस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी निकाले थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, अभी मोदी जी आने के बाद इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी किए हैं, जैसे कि जिसमें कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बेहतर हो, ठीक है। और इससे भी क्या हो कि मेक इन इंडिया जैसे चल रहा है वैसे अगर जॉइंट वेंचर करके मेक आउटसाइड इंडिया किया जाए तो उसी में भी फायदा हो, क्योंकि ये सारे राष्ट्रों में बहुत ही सस्ते दामों पे आपको लेबर यानी काम करने वाले मिल जाएंगे। तो अगर यही चीज़ों में, अगर यही देशों में ये समन्वय रक्षा करके एक तो जॉइंट वेंचर बनाया जाए मेक इन इंडिया या फिर मेक आउटसाइड इंडिया के नाम पर, तो इससे दोनों देशों का लाभ होगा। अभी हम ये समझते हैं कि सार्क और बिम्स्टेक के बीच वो जो पेचीदा रिलेशन है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने सुना कि सार्क समिट जो है कैंसिल हो गया है उरी आतंकवादी हमले के वजह से। तो अभी ये चर्चा में चल रहा है कि सार्क जो है इतना कुछ अचीव नहीं कर पाया अपना 30 साल का जो पीरियड में, तो अभी लगभग सब उम्मीद टिकी है बिम्स्टेक के ऊपर। बिम्स्टेक और सार्क में जो मेंबर्स हैं, सार्क में मालदीव्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों को छोड़ के बाकी जो है म्यांमार और थाईलैंड, इन्हीं को ऐड करके बिम्स्टेक बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि सार्क विल बी स्मूथर, मतलब सार्क में एक पॉलिसी निर्धारण करना बहुत कष्ट होता था, क्योंकि हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन लगा रहता था हर चीज में। तो इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान अभी बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, तो इसी की वजह से अगर कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, कोई नीति निर्धारण होता है, तो इसमें वो जो विरोधाभास आता था पाकिस्तान से वो नहीं आएगा। अगर वो चीज भारत को लाभ देता है तो वो पॉलिसी आराम से लागू की जा सकती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक विल बी स्मूथर देन सार्क। तीसरा में आता है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो कि हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, जो कि है म्यांमार साइड और इंडो नेपाल चाइना सिक्किम, वो जो जंक्शन है, ये कंट्री सब एक ही छतरी के नीचे हैं, बिम्स्टेक का छतरी के अंदर।
तो इसीलिए भारत का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो सैलियंस है, महत्व है वो एरिया का, वो बना रहता है। और ऐसे भी नहीं कि वो इम्पोर्टेंस चला जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उसको लग सट के जो भी सब कंट्रीज हैं वो बिम्स्टेक के अंडर भारत के साथ ग्रुप में शामिल हैं। चौथा में आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बहुत ही अलग थलग वाला रीजन है और बहुत ही पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे इतना कुछ डेवलपमेंट आज तक जैसा होना चाहिए हो नहीं पाया है। और उसका मेन कारण भी यही है क्योंकि वहाँ पे पहुँचना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो हम लोग मैप में देखे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके सट के है उसको म्यांमार, और म्यांमार को सट के है थाईलैंड। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ट्राइलेटरल हाईवे और रेल एंड रोड कनेक्टिविटी का बात कर रहा है इंडिया बिम्स्टेक के अंडर, तो अगर ये चीज़ तो बन जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत लाभ होगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑब्वियसली अगर रेल एंड रोड कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो इट विल ओनली गिव बूस्ट, यानी इसको ट्रेड और व्यापार एवं आर्थिक प्रगति में सहायक होगा वो। अभी एक और बात चल रहा है कि ब्रिक्स आउटरीच प्रोग्राम टू बिम्स्टेक, जो कि अभी हम लोग जानते हैं कि 8th ब्रिक्स समिट होने वाला है गोवा 15 और 16 अक्टूबर में। तो उसी में भारत जो है चेयरमैन है ये इस ब्रिक्स समिट का, और इसी ने बिम्स्टेक के राष्ट्रों के प्रमुखों को न्योता दिया गया है कि वो यहाँ पे आके योगदान दें। तो ऐसे करके कुछ 11 कंट्रीज के जो प्रमुख हैं वो योगदान देने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्रिक्स जो है, जो 5 देशों का समूह, वो बड़े देश हैं और उनका इकोनॉमी कुछ ज़्यादा डेवलप्ड है देन बिम्स्टेक ग्रुप। तो इससे क्या होगा, बिम्स्टेक के जो कंट्रीज हैं उनको ग्रेटर ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। और ग्रेटर ग्लोबल एक्सपोजर मिलने का ये भी अर्थ है कि जब बिम्स्टेक ग्रुप रिप्रेजेंट होगा ब्रिक्स में, तो चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो सब देश हैं उन्हें भी बिम्स्टेक कंट्रीज के संभावनाओं के बारे में पता चलेगा, और वहीं से भी उनको कुछ इकोनॉमिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे कुछ आने की संभावनाएं जागरूक होंगी। तो इसी से ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला कि ट्रेड एंड ब्लू इकोनॉमी एंड टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने का चांस है। ब्लू इकोनॉमी मतलब जो फिशरीज होता है या फिर जो सी एंड मैराइन डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स से जो इकोनॉमी बनती है उनको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। और टूरिज्म, अभी ये सब कंट्रीज देखिए ये सब समंदर से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सी टूरिज्म भी बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो कनेक्टिविटी से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। इससे और एक प्रॉफिट ये भी है कि बिम्स्टेक कंट्रीज में क्या है, जो पॉलिसी थिंक टैंक है वो जब ऐसे ब्रिक्स समिट में इनका आउटरीच और इंटरफेसिंग होगा तो इससे इनका जो पॉलिसी थिंक टैंक नेटवर्क है और ज़्यादा बढ़ेगा। और बिम्स्टेक में जो पॉलिसीज बनेंगी वो कुछ वही स्तर पे बनेंगी जैसे कि ब्रिक्स या फिर कुछ और बड़े देशों के जो समूह है वहाँ पे जैसे बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिम्स्टेक ग्रुप का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और इन सब से क्या होगा, इकोनॉमिक एंड मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट। और एक चीज भी आ रहा है कि शेंजन टाइप वीसा फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। अभी समझते हैं कि शेंजन टाइप वीसा क्या है। अभी शेंजन एरिया है कि 26 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने आप एक समझौता साइन किया है कि उसी एरिया के अंदर अगर कोई भी देश का निवासी ट्रैवल करे तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी टाइप का जो एरिया होता है उसको शेंजन नाम दिया इसलिए गया है क्योंकि वो शेंजन एक जगह है वहाँ पे साइन किया गया था। तो ये बिम्स्टेक कंट्रीज ये भी चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स है, लाइक बिजनेसमैन हो या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हो या फिर कोई टूरिस्ट हो, ठीक है,
तो वैसी टाइप का अगर वीसा फ्री या फिर वीसा ऑन अराइवल सिस्टम कर दिया जाए तो टूरिज्म को और कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये तीनों चीज को बूस्टअप मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने पूरा विस्तार में चर्चा किया कि बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का गठन कैसे हुआ, बिम्स्टेक का भारत के ऊपर क्या असर है, बिम्स्टेक और सार्क के बीच का संबंध, और अभी जो रिसेंटली आने वाला है ब्रिक्स और बिम्स्टेक, ब्रिक्स आउटरीच ऑफ बिम्स्टेक, उसके बारे में बात की। तो ये तो रहा अभी जो है। अगर आप लोगों के मन में भी कोई विचार है ब्रिक्स और बिम्स्टेक या फिर सार्क को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको पेश किया गया था स्टडी IQ की तरफ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें टू द चैनल स्टडी IQ। थैंक्स अ लॉट।